Welcome friends. Welcome to the second part of the language of chemistry. तो इसमें बच्चे हम देखेंगे कि हमारी केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, टाइप क्या होती हैं, फिर उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, फिर मास क्या होता है, एटॉमिक मास, मोलर मास क्या होता है, फिर मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती क्या है, व्हाट इज इक्वेशन। सो इक्वेशन है क्या? इक्वेशन इज अ symbolic representation of a chemical reaction, of a chemical reaction। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको जब हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, सिंबल की फॉर्म में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल चेंजेस occurring around us, जो भी हमारे आसपास केमिकल चेंज होंगे उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो इक्वेशन जो होती है ये हमारे पास दो किस्म की हो जाती है। कौन सी? स्केलेटन एंड बैलेंस्ड। स्केलेटन एंड बैलेंस्ड। स्केलेटन क्या होती है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है? जैसे कि लिख दिया मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बच्चों याद रखना, जब भी हमारे पास गैसेस होंगी जैसे फ्लोरीन, या हम ब्रोमीन लिख रहे हैं, आयोडीन लिख रहे हैं, हेलोजन से हमारे नाइट्रोजन को लिखेंगे, ऑक्सीजन को लिखेंगे, हाइड्रोजन को लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब हमेशा डायटोमिक है, तो ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखी जाएंगी, F2Cl2 Br2 I2N2 O2H2, इसको खाली O नहीं लिख सकते हम, राइट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट, ये आएंगे हमेशा किसे लिखेंगे हम? एलिमेंटल, जो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अब ये देखिए, ये हमारे पास रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड पे होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, एरो के लेफ्ट साइड पर, द सब्सटेंस विच रिएक्ट टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पर राइट साइड पे जो हमारे पास होता है ये क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, या कुछ भी डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्शन, कैसे हमारे पास रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर के अंदर। तो रिएक्टेंट क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारे पास रिएक्शन हो गया कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जनरल रिएक्शन क्या लिखोगे? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जनरल हमेशा, यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी ऑक्सीजन, कोई भी मेटल होगा उसकी ऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पर मैग्नीशियम एक, यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम है, यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन। अब अगर हमें बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो अगर इक्वेशन बैलेंस करनी है तो क्या किया जाएगा? हमें दोनों साइड पर, राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर, दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए। मैग्नीशियम एक है ऑलरेडी बैलेंस्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है। अब बैलेंस करना है तो ये नहीं कि ऑक्सीजन की यहाँ नीचे लगा देंगे या O से पहले टू लगा देंगे। अगर कोई कंपाउंड बन गया है जब भी बैलेंस करेंगे तो कंपाउंड से हमेशा पहले लगेगा। तो O2 है, O को बैलेंस करना है तो ये आ गया 2। अब यहाँ पर मैग्नीशियम हमारे पास कितने हो गए? 2, यहाँ मैग्नीशियम एक है। अब मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, हमेशा जब भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस करेंगे तो वो पहले लगता है।
और इसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक। ठीक है बच्चे, सो नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड इक्वेशन का फायदा क्या है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अगर मैं सिंपल देखो mg प्लस O2 को मैं MgO लिख देता हूं। अब मैग्नीशियम का मास जो होता है हमारे पास 24 होता है, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन के एटम हमारे पास खाली O है, उसका मास होता है 16, तो यहां पर दो है 2 into 16, और ये हमारे पास कितना हो गया 24 प्लस 16, तो ये हो गया 24 प्लस 32 और ये हो गया 40। अब 24 और 32 कितना हो गया 56। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पर 56 मास आ जाएगा 56, और यहाँ पर 40, तो बराबर नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें इस साइड, तो ये देखिए मैग्नीशियम 2 into 24 प्लस 32, 48 प्लस 32, इट इज 80। ठीक है जी, और यहां पे अगर देखा जाए 80 में यहां पे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई मैग्नीशियम इज 24 और ये है 16, तो 2 into 40 इट्स 80, दोनों साइड बराबर। सो बैलेंस इक्वेशन हमें क्या फायदा देती है कि ये हमें बता देती है इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन जो है, इक्वेशन का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन एक तो ये हमें सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं आसानी से, राइट, तो ये क्या करते हैं, तो इक्वेशन से हमें क्या क्या पता लग जाता है। पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे रिएक्टेंट्स क्या होंगे, दूसरा प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तीसरा एलिमेंट्स कौन से हैं, क्या है एलिमेंट्स कौन से, ये इंफॉर्मेशन हमें इक्वेशन दे देती है, नॉर्मल इक्वेशन, राइट। जैसे मैं लिख देता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट is treated with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमें क्या देगा, पोटेशियम की क्लोराइड देगा, क्रोमियम की क्लोराइड देगा, वाटर देगा और क्लोरीन देगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो पोटेशियम एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम क्रोमियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्या है पोटेशियम क्रोमियम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल, फिर हमारे प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये बता देगा, राइट। तो ये हमारी इक्वेशंस जो है हमें बता देती हैं। बट सिंपल इक्वेशंस जो होती हैं ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंपार्ट नहीं करती है। सो टू मेक इक्वेशन इंफॉर्मेटिव व्हाट शुड वी डू, कि अगर हमें इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, what we have to do। तो इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी स्टेट लिखनी पड़ेगी। भाई आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट है या फिर एक्वस स्टेट है। एक्वस स्टेट में जब पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाए थे, राइट। फिर एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब क्या है, एक्सो में तो एक्सो मीन्स आउट, एंडो मीन्स इन, तो जिसमें हीट इवॉल्व होगी वो, एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब होगी। ठीक है जी, ये बता सकते हैं। फिर कैटलिस्ट, कुछ रिएक्शंस में कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है,
तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, वो लिखा जाएगा। टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है जी, टेम्परेचर प्रेशर जो है उसको लिख सकते हैं। फिर रिवर्सिबल है, अब रिवर्सिबल होगा तो उसके लिए हाफ एडेड एरोज दिखाते हैं वैसे, रिएक्शन कोई रिवर्सिबल है तो, राइट। फिर कलर चेंज, कोई कलर चेंज है क्या वो। उसके बाद प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको हम डाउन एरो से दिखाते हैं, इससे डाउन एरो से। फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई गैस बाहर निकल रही है तो उसको हम अप एरो से दिखाते हैं। कोई पीपीटी बनेगा, पीपीटी क्या होता है, पीपीटी इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो कभी घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सब इंफॉर्मेशन देकर हम रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, जो हमारी केमिकल इक्वेशंस है। अब जैसे कि ये देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, अमोनिया। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस है, इंफॉर्मेशन दे दी हमने, राइट। फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके लिए हमने डबल हेडेड एरोज दिखा, जो हाफ हेडेड एरोज है ये दिखा दी। फिर एरो के ऊपर हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे आयरन इसमें हम क्या रखते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। फिर एमओ, मोलिब्डेनम जो होता है, मोलिब्डेनम, ये इसमें क्या होता है, प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है बच्चे, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को फास्ट कर देता है। 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रखा जाएगा, प्रेशर वाली बात भी आ गई, ठीक है। और 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाएगा। सो सारी इंफॉर्मेशन आ गई इसके अंदर, हमने गैस स्टेट भी लिख दी, राइट। और ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस एनर्जी, राइट, एनर्जी भी लिख दी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बाहर निकलेगी। हमने स्टेट लिख दिया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक लिख दिया, कैटलिस्ट लिख दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, रिवर्सिबल, राइट। और गैस निकल रही है तो ये ऊपर की तरफ इवॉल्व कर जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या था कि हम जो है इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं, उनको बैलेंस कैसे करना है, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस। मैंने आपको बताया कि हमें दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बराबर करने होते हैं। अब नंबर ऑफ एटम बराबर करने तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अब देखिए, जैसे यहां पर देखते हैं हम इस इक्वेशन में, यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन 2 है, यहां पर नाइट्रोजन 1 है। हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चे, बैलेंस करने के कई सारे तरीके होते हैं। 11th स्टैंडर्ड में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन मेथड से भी देखते हैं, पार्शियल इक्वेशन मेथड भी होता है। सबसे जल्दी करने वाला हमारे पास जो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। सो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो हमें पहले क्या करना है, नाइट्रोजन बैलेंस करने में यहाँ 2 लगा। अब 2 लगा दे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5 नहीं है ये, इसका मतलब क्या है, इससे मल्टीप्लाई है, सो 3 2 जा 6 है, और यहाँ पर कितना है 2 है, तो 3 2 जा 6, ये माइनस हो गया, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम जैसे ये इक्वेशन है इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखिए पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, पोटेशियम के हमने क्या कर दिए 2 लगा दिए। क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी हमने क्रोमियम 2 लगा दिए।
यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर हमने 7 लगा दिया, राइट। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 14, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, तो हमें कितने चाहिए 14 चाहिए, ये हमने 14 लगा दिया। अब क्लोरीन देखिए हमारे पास, यहाँ पर 14 क्लोरीन है और यहाँ पर कितने हैं 3 2 6 प्लस 2 8 और 2 10 है, हमें कितने चाहिए 14 चाहिए। अब ये यहाँ पर कमी है क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं हमारे, तो कितने चाहिए हमें 6 और 2 8, हमें कितना चाहिए 6 चाहिए, तो 3 2 6, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो। ठीक है बच्चे, और इसके लिए जनरल रिएक्शन याद रख लेना बच्चों, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे, जब उनको हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हमेशा क्या देंगे, इट विल ऑलवेज गिव सॉल्ट वाटर एंड क्लोरीन, हमेशा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर हम कंसर्न्ड एसिड के साथ करेंगे तो वो सॉल्ट वाटर और क्लोरीन गैस हमेशा देते हैं। अब यहां पर क्योंकि दो मेटल थे तो इसलिए दो सॉल्ट बन गए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन से जैसे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, राइट। अगर ये हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो ये हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज एजेंट को इसमें से हमें सॉल्ट वाटर और क्लोरीन बना देगा। ठीक है, और सिंपल सी ट्रिक अगर देखिए आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कंसर्न HCl आता है तो जितने आपके पास ऑक्सीजन होंगे उसका डबल हमारे पास HCl हो जाएगा। यहाँ 7 था, ये कितना हो गया 14, राइट। अब 14 हो गया तो ये 7H2 उसके साथ सिर्फ बाकी बैलेंस कर दिया हमने। ओके बच्चे, फिर जैसे कि हमको दे देते हैं आयरन रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ कर रहे हैं तो वो हमें क्या देगा, इट विल गिव टेट्राफेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब गैस इवॉल्व कर दिया हमने, ऊपर बॉयल दिखा दिया। अब बैलेंस करना है तो कैसे होगा, आयरन कितने हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 3 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4, यहाँ पर 1, 4 आ गया, और H2, ये हो गई बैलेंस। क्या हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चे, फिर और इक्वेशन देख लेते हैं। कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या देगा हमें, कॉपर नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है बच्चे, NO होती है, इट इज अ न्यूट्रल गैस। कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ किया हमने तो वो क्या देगा, कॉपर नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, जनरल रिएक्शन लिख सकते हो, मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3 इट गिव्स सॉल्ट वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सॉल्ट हमेशा कैसे बनेगा, एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है ये मेटल के साथ जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू चार्ज टेबल। अब कॉपर का हमारे पास देखो कितना होता है 2 पॉजिटिव, और नाइट्रेट का कितना होता है -1, ये 2 ये 1, तो CuNO3 twice। ठीक है बच्चे, अब अगर इसको बैलेंस किया जाए तो किस हिसाब से होगा, हिट एंड ट्रायल से अगर लेंगे
तो ये देखिए कि कॉपर एक है, कॉपर एक है। पहले हम मेटल को देखते हैं हमेशा। इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन देखा जाए तो कितनी है, 2 और 1 3। यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है, 1। कितनी है, 1। ऑक्सीजन देखी जाए तो यहाँ पर कितनी है, 3। यहाँ पर कितनी, 3 2 6 7 और 1 8। हमारे पास ऑक्सीजन राइट साइड पर 8 है और नाइट्रोजन हमारे पास 3, राइट। सो अगर हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करें, किसको करें, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे पास 2 1 3 है, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, 8 and 12। अब 3 लगा दिया तो यहाँ पर कितना हो गया, H कितने हो गए, 3। और यहाँ पर H कितने थे, 2। और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 3 3 से 9। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 3 2 6 7 8। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो ऑक्सीजन में बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। ऑक्सीजन को हमें ऑलमोस्ट ज्यादातर हमेशा इवन रखना होता है। क्या रखना होता है, इवन। तो अगर हम यहाँ पर 4 लें, अब 4 लेंगे तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 आएगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितनी हो गई, 12, और यहाँ पे होगा 3 2 6 7 8 9। तो इसका मतलब फिर ऑड हो गई, ऑड हो गई तो मतलब यहाँ पे भी हमें इवन करना पड़ेगा, ये लगाओ, राइट। अब देखो कितना हो गया, 3 2 6 7 8 9 10, और यहाँ पर कितना है, 12 है। कितना है, 12। सो और यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 2 और 1, यहाँ 2 4। नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस है, कॉपर यहाँ पे बैलेंस है, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा कुछ, राइट। अब हमेशा यहाँ पे ऑड नहीं आ सकता है, इवन ही चलेगा। क्या चलेगा, इवन। अब सपोज मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, तो 6 3 18। अब 6 नाइट्रोजन हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 और 2 4। अब यहाँ पर ये 6 है तो ये कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब कितना होगा, 3। अब यहाँ पे 3 आ गया तो इसका मतलब क्या, वो भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऑड आ जाएगा, मतलब 6 भी नहीं चलेगा। तो 8 देखेंगे तो यहाँ पर ये इवन हो गया, 4। अब 4 हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 8। ये आ गया 3 3 2 6, ये 3, राइट। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये तो हमने बड़े लंबे तरीके से इस तरह से किया है। इसकी एक अगर देखा जाए तो ट्रिक है सिंपल सी, कि याद रखने वाली बात है कि आप मेटल और डाइल्यूट HNO3 के साथ जब भी करेंगे, डाइल्यूट HNO3 के साथ, और ये मेटल्स जो होंगे कहाँ से, टिन से लेके जो आपके सिल्वर तक है, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक काम करती है। अगर वैलेंसी 2 है, अगर चार्ज 2 वाला है तो डाइल्यूट HNO3 में हमेशा 8 लगेंगे, ठीक है जी, और यहाँ पर 3 लगेगा अगर वैलेंसी 2 आती है, ठीक है। उसके हिसाब से ये बैलेंस कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कंसंट्रेटेड हो जाता किसी के अंदर, तो यहाँ पर अगर ये कंसंट्रेटेड एसिड होता मेटल के साथ, तो ये क्या बन जाता, सॉल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये इन्हीं मेटल के लिए, किसी भी ये कंसंट्रेटेड होगा तो कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल कंसिडर करें, सॉल्ट, वाटर एंड NO2 आएगा। और अगर वैलेंसी 2 वाला है तो हमेशा हमारे पास 4 HNO3 आते हैं,
तो कॉपर को अगर आप HNO3 के साथ करोगे तो कॉपर नाइट्रेट ही बनेगा, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। अब मैंने बताया कितना लगेगा, यहां पर कितना आ जाएगा, कंसंट्रेट है तो वैलेंसी अगर 2 है तो 4 आएगा। अब ये 4 है तो यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास कितनी है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 और 1 3 है, 2 ये हो गई, यहां पर 1 है, कितनी है, 1। और ऑक्सीजन कितनी है, 4 2 12, यहां पे कितनी है, 3 2 6 7 8, ये 2 हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है बच्चे। सो वी कैन बैलेंस इट एज सच बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। फिर अगर हम देखें और इक्वेशंस को, हमारे पास क्या है, हम मेटल नाइट्राइड ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। जनरल रिएक्शन बता देता हूँ पहले मैं आपको, बहुत जरूरी है क्योंकि जनरल रिएक्शन से ही हमें केमिस्ट्री के अंदर परफेक्शन आती है। मेटल नाइट्राइड को अगर हम मेटल नाइट्राइड में वाटर डालेंगे तो वो क्या देगा, मेटल की हाइड्रोक्साइड देगा प्लस अमोनिया देगा। ये अमोनिया जनरल रिएक्शन है प्रिपरेशन के लिए। मेटल नाइट्राइड जैसे कि हम मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लेते हैं Mg3N2 प्लस वाटर, तो मेटल की हाइड्रोक्साइड बनेगी तो मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MgOH ट्वाइस प्लस NH3। अब ये देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, 2। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, नाइट हाइड्रोजन देखिए कितने आ गए आपके पास, ऑक्सीजन चेक कर लो, नहीं तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6 और यहाँ पर 6, हो गई बैलेंस, ठीक है बच्चे। सो मेटल नाइट्राइड के अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बनेगी, ठीक है। ऐसी जनरल रिएक्शन एक और देख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड के अंदर हम अगर अमोनिया गैस डाल देते हैं तो मेटल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर देगा, राइट। जैसे कि हम लेड ऑक्साइड ले लेते हैं, उसके अंदर हमने अमोनिया डाल दी तो लेड ऑक्साइड में से लेड बाहर आ गया, नाइट्रोजन और वाटर, ठीक है बच्चे। अब ये देखिए यहाँ पर लेड 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 2NH3 आ गया, राइट। अब ये कितना हो गया, 3 2 6, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर अगर हम 3 ये लगा दें, अब ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गई है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर लेड 3 हो गए और लेड 1 है, ठीक है, हो गई बैलेंस इक्वेशन, ठीक है बच्चे। सो वी कैन बैलेंस द इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, हमारे पास अलग अलग इक्वेशन है उसके हिसाब से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है कि हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, परसेंटेज मास, परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, AMU is atomic mass unit. It is defined as the 1/12 mass of a carbon atom. एक कार्बन एटम का 1/12 जो मास होगा उसको हम AMU कहते हैं, ठीक है जी, राइट। अब
1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके बराबर होता है 1 AMU। अब जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जब हम उनके मास लिखते हैं तो वो एटॉमिक मास यूनिट में लिखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 AMU, हीलियम 4, लिथियम 7। अब जितने अगर देखा जाए तो एक सिंपल से हमारे जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो मैंने पहले लेक्चर में लिखे थे, तो जो हमारे ऑर्डर नंबर वाले हैं उनका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट डबल प्लस 1 होता है, और जो इवन वाले हैं उनका डबल होता है विद फ्यू एक्सेप्शन। जैसे कि हमारा पहला हाइड्रोजन ही ऑड है, ठीक है जी। फिर नाइट्रोजन जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसका मास 14 होता है, डबल हो गया ऑड होने के बाद भी, ठीक है जी। तो मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो किस पे डिपेंड करता है? उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर, तो उसके हिसाब से मासेस को लिखा जाता है। अब एटॉमिक मास तो ये हो गया। अब आपके पास आता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द masses of the element present in the compound, ठीक है जी। sum of the mass of the elements present in the compound। अब जैसे कि आपको दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट, बोला आप इसका मास निकालिए, मोलर मास, तो आपको पता होना चाहिए भाई कैल्शियम का कितना होगा 40, कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16, क्योंकि कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है तो डबल हो गया, इसका 6 है 12 हो गया, इसका 8 होता है 16 हो गया। अब ये देखिए कैसे निकलेगा मोलर मास। कैल्शियम 40, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16। अब एक के लिए 16 यहाँ पर 3 है, तो आप क्या लिखोगे 3 इंटू 60, तो 40 प्लस 12 प्लस 48 इट इज 100। कितना आ जाएगा 100, ठीक है बच्चे। सो मोलर मास कितना आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चे। ये हो गया हमारे पास मोलर मास। अब आपसे पूछ लिया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन द कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम पूरा कैसे आएगी परसेंटेज? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 100। अब हमारे पास गिवन मास कैल्शियम का इस कंपाउंड के अंदर कितना है 40, और पूरा मास कितना है 100, तो हमारे पास कितना आ गया 40%। क्या हो गया 40%, ठीक है बच्चे। अब ऐसे ही आपको जैसे कि वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3.10H2। ये 10H2O क्या है? इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कितने वाटर मॉलिक्यूल अगर जुड़े हुए हैं उसको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो आपको बोला इसका मोलर मास निकालिए, क्या कहिए मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकलेगा? पहले तो ये देख लीजिए, सोडियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है।
तो अभी मोलर मास निकालना है हमें इसका, तो कैसा आएगा, सोडियम का कितना 23, अब यहाँ पे कितने हैं, सोडियम के 2 हैं, तो 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। अब यहाँ डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डॉट आ गया तो ये प्लस होंगे, कितना 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब वाटर का कितना होगा देखिए, 2 इंटू 1 प्लस 16 मीन्स 18 है एक मॉलिक्यूल का, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हो गए 10, तो कितना आ गया 10 इंटू 18, 22 3 2 46 प्लस 48 एंड 12 इज 60 और ये 180, ये आपके पास हो गया 286 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मास आ गया 286। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ द सोडियम, क्या परसेंटेज ऑफ सोडियम। अब सोडियम देखा जाए तो सोडियम का मास हमारे पास कितना है 46, टोटल कितना है हमारे पास 286 into 100. So when we will calculate, we will get the answer कि हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो हमारे इस चैप्टर के अंदर यही चीजें थी कि मास परसेंटेज कैसे निकालना है, मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मास परसेंटेज कैसे आएगी, इक्वेशंस कैसे होती हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, बैलेंस कैसे करती हैं। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। In the next lecture we will start with a new chapter, that is chemical reactions. Thank you for watching.